हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल आर के क्लासेज 332 में। आर के क्लासेज 332 दोस्तों, जो हमारी साइंस की पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने न्यूटन की गति के नियमों के बारे में पढ़ा था। यानी न्यूटन की जो गति के नियम है उनके बारे में शुरुआत की थी कि न्यूटन ने गति के नियम कब दिए, उनकी पुस्तक का नाम क्या था, प्रथम नियम का नाम क्या होता है, द्वितीय नियम का नाम क्या होता है, तृतीय नियम का नाम क्या होता है। तो आज हम एक बार फिर थोड़ा सा पिछली क्लास का रिवाइज करते हैं। हमारा टॉपिक था न्यूटन की गति के नियम। न्यूटन की गति के नियम, ठीक है दोस्तों। बात यह आती है, न्यूटन की गति के नियम पढ़ रहे हैं, किसने दिए थे दोस्तों? न्यूटन ने दिए थे। जो न्यूटन है इसकी पुस्तक का नाम क्या था दोस्तों? तो न्यूटन की जो पुस्तक थी इसकी पुस्तक का नाम था दोस्तों प्रिंसिपिया। क्या नाम था दोस्तों? प्रिंसिपिया। यह कब प्रकाशित हुई? तो दोस्तों ये 1687 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1687 में। यानी आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूटन की पुस्तक का नाम क्या है? न्यूटन की पुस्तक का नाम क्या है, यह कब प्रकाशित हुई? तो न्यूटन की पुस्तक का नाम दोस्तों प्रिंसिपिया है, 1687 में प्रकाशित हुई थी। इसी पुस्तक से हमें न्यूटन की गति के कितने नियम मिलते हैं? 3 नियमों के बारे में पता चलता है। यानी न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए दोस्तों? 3 नियम दिए। कितने नियम दिए? 3 नियम। पहला जो नियम दिया दोस्तों, जड़त्व का नाम, जड़त्व का नियम। कौन सा? जड़त्व का नियम। इसे ही गैलीलियो का नियम भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? गैलीलियो का नियम। दूसरा बलवय संवेग का नियम। बलवय संवेग का नियम, यानी दूसरा जो नियम दिया था गति का उसका नाम क्या था दोस्तों? बलवय संवेग का नियम। तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या है दोस्तों? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है दोस्तों, यानी क्रिया के साथ साथ विपरीत यानी प्रतिक्रिया। अब बात आती है, हमने जड़त्व के बारे में पढ़ा कि जड़त्व क्या होता है। तो दोस्तों जड़त्व क्या होता है? पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जो अवस्था परिवर्तन का विरोध करता हो। क्या करता हो दोस्तों? अवस्था परिवर्तन का विरोध करता हो। यानी मैं लिख सकता हूं जड़त्व के बारे में, जड़त्व किसी यानी इसको इनर्शिया भी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? इनर्शिया। किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जो अवस्था परिवर्तन का विरोध करता हो। क्या करता हो दोस्तों? अवस्था परिवर्तन का विरोध करता हो। किसी पदार्थ का वह गुण जो अवस्था परिवर्तन का विरोध करता हो, विरोध करता हो, क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? जड़त्व कहलाता है। इसका कहने का मतलब क्या है दोस्तों, वो समझो। जड़त्व किसी पदार्थ का वह गुण जो अवस्था परिवर्तन का क्या करता हो? विरोध करता हो। क्या करता हो दोस्तों? विरोध करता हो। कहने का मतलब यह है, अगर कोई वस्तु गतिशील है तो उसको क्या करेगा? स्थिर करेगा। और अगर कोई वस्तु स्थिर है तो उसको क्या करेगा? गतिशील करेगा। क्या करेगा दोस्तों? गतिशील करेगा। इसका कहने का मतलब यह है। मैंने बताया दोस्तों जड़त्व कितने प्रकार का होता है? तो जड़त्व 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है दोस्तों? 2 प्रकार का। पहला कौन सा है? गति का जड़त्व। कौन सा है दोस्तों? गति का जड़त्व। दूसरा कौन सा है दोस्तों? विराम या स्थिर का जड़त्व। विराम या स्थिर का जड़त्व। कौन सा है दूसरा दोस्तों? विराम या स्थिर का जड़त्व। कौन सा दोस्तों? विराम या स्थिर का जड़त्व। अब बात यह आती है दोस्तों, गति का जड़त्व क्या होता है? जो मैंने यानी किसी पदार्थ का गुण जो अवस्था परिवर्तन का विरोध करता हूं, यानी इसका मतलब यह है, अगर कोई गति का जड़त्व, अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वो तब तक गतिशील रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। वापस सुन लो दोस्तों, गति का जड़त्व क्या कहता है? किसी वस्तु या कोई वस्तु अगर गतिशील है वो तब तक गतिशील रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। और विराम जड़त्व क्या होता है दोस्तों? अगर कोई वस्तु स्थिर है तो तब तक स्थिर रहेगी
जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। कहने का मतलब दोस्तों, अगर कोई वस्तु या कोई साधन सामने से आ रहा है, अगर मैं उसको रोकना चाहूंगा तो बल लगाना पड़ेगा, मेरे को फोर्स लगाना पड़ेगा ना दोस्तों। तो वही क्या कहलाता है, गति का जड़त्व। और विराम, अगर मान लो ये पेन है स्थिर है, मैं इसको बल लगाऊंगा तो ये आगे की ओर खिसकेगा, यानी गति होगी। यही क्या कहलाता है, विराम का जड़त्व। क्या कहलाता है, विराम। अगली जो इंपॉर्टेंट बात आती है दोस्तों, जो जड़त्व होता है यानी इनर्शिया होता है, यह द्रव्यमान व त्रिज्या पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है दोस्तों, द्रव्यमान व त्रिज्या पर निर्भर करता है। कौन, जड़त्व। कौन दोस्तों, जड़त्व। अगली बात, इसका कहने का मतलब, अगर कोई दो वस्तु, यानी एक तो लेता हूं मैं कार और एक लेता हूं दोस्तों ट्रेन, समान वेग से आ रही है। क्या आ रही है दोस्तों, समान वेग से सामने से आ रही है। अब आपको पता है ट्रेन का द्रव्यमान ज्यादा होता है और कार का द्रव्यमान कम होता है। ट्रेन का द्रव्यमान तो ज्यादा होता है दोस्तों, और कार का द्रव्यमान क्या होता है, कम होता है। अगर दोनों यानी सामने से कार और ट्रेन आ रही है, समान वेग से आ रही है, तो हमें इन दोनों को रोकने के लिए किस पर ज्यादा जड़त्व करना पड़ेगा, यानी ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो सीधा बात है, किस पे, ट्रेन पे। किस पे, ट्रेन पे। तो इससे ये बात साबित होती है दोस्तों, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा है तो उसको रोकने के लिए उस पर उतना ही बल लगाना पड़ेगा, यानी जड़त्व उतना ही लगाना पड़ेगा। यानी ज्यादा द्रव्यमान यानी अधिक द्रव्यमान और अधिक ही क्या रहेगा, जड़त्व रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों, जड़त्व रहेगा। अगली बात, इतना तो हमने हमारी जो पिछली क्लास हुई थी उसमें पढ़ लिया था। आज देखते हैं न्यूटन की गति के जो प्रथम नियम है। प्रथम नियम कौन सा है, जड़त्व का नियम। इसे क्या कहते हैं, गैलीलियो का नियम कहते हैं। इसके जो एग्जाम्पल यानी उदाहरण से जो क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार आते हैं वो देखते हैं दोस्तों। तो इसका जो पहला एग्जाम्पल रहता है वो दोस्तों, आप बस में बैठे हो। क्या बैठे हो, अगर आप बस में बैठे हो और बस क्या है, स्थिर है। क्या है, स्थिर है। अगर वो बस अचानक चलेगी तो आपका झटका किधर की ओर लगेगा, तो आपको जो झटका है पीछे की ओर लगेगा, क्योंकि वस्तु वो बस कैसी थी, विराम अवस्था में थी। जैसे ही उसको गतिशील बनाया, एक अचानक गतिशील बनाया, तो झटका क्या लगेगा, पीछे की ओर लगेगा। तो यानी मैं पहला जो एग्जाम्पल लेता हूं यही लेता हूं, बस को अचानक चलाने पर, उसमें बैठे यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है। यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है। ठीक है दोस्तों। दूसरा एग्जांपल लूं, ये तो क्या थी दोस्तों, बस स्थिर थी, यानी बस रुकी हुई थी। कहने का मतलब मैं लिख सकता हूं, रुकी हुई बस को, यानी बस को अचानक, कहने का मतलब रुकी हुई बस को अगर मैं अचानक चलाता हूं तो झटका किधर लगेगा, पीछे की ओर लगेगा दोस्तों। किधर लगेगा, पीछे की ओर लगेगा। अगर वही बस अगर गतिशील है, यानी कोई बस गतिशील है। क्या है दोस्तों, गतिशील है। अगर मैं उसको एकदम से रोकूं, यानी एकदम का मतलब अचानक से रोकूं, तो उसमें जो बैठे सवार व्यक्ति है वो आगे की ओर झुकेंगे दोस्तों। किधर झुकेंगे, आगे की ओर। कहने का मतलब कोई बस गतिशील है, उसे अचानक रोकने पर
उसमें बैठे सवार व्यक्ति, उसमें बैठे सवार व्यक्ति आगे की ओर झुकेंगे। किधर झुकेंगे दोस्तों? आगे की ओर झुकेंगे। ठीक है दोस्तों। तीसरा जो एग्जाम्पल आता है वो आता है दोस्तों, कंबल या दरी। जानते हो कंबल या दरी को हम अगर डंडे से पीटते हैं तो उसमें धूलकण निकलते हैं। क्या निकलते हैं? धूलकण। ठीक है, वो भी किसका उदाहरण है? न्यूटन की गति के प्रथम नियम का। यानी मैं लिख सकता हूं कंबल या दरी को डंडे से पीटने पर धूल कणों का नीचे गिरना। धूल कणों का नीचे गिरना। अगला एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, पेड़ पौधों की टहनियों को हिलाने पर फूल पत्तों का नीचे गिरना। फूल पत्तों का नीचे गिरना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यानी आपसे चाहे क्वेश्चन कैसे आएगा ये भी देख लो। आपसे सीधा क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, अगर कोई बस रुकी हुई है उसको अचानक चलाने पर व्यक्ति पीछे की ओर झुकता है, किस नियम के आधार पर? तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम के आधार पर। यानी रुकी हुई बस को अचानक चलाते हैं तो व्यक्ति किधर झुकता है? पीछे की ओर। उसमें बैठे जो व्यक्ति उनको झटका लगता है पीछे की ओर। अगर कोई बस गतिशील है उसको अचानक रोकेंगे तो व्यक्ति कहाँ जाएगा? आगे की ओर। कहाँ जाएगा दोस्तों? आगे की ओर। कंबल को दरी या डंडे से पीटेंगे तो उसमें धूलकण बाहर आएंगे। क्या आएंगे? बाहर आएंगे। और पेड़ पौधों की टहनियों को हिलाएंगे तो उसमें से फूल पत्तों का नीचे गिरना। ठीक है दोस्तों, अगला जो एग्जाम्पल आता है दोस्तों, अगर कोई कांच है। क्या है दोस्तों? कोई कांच है। अगर मैं उस कांच में गोली मारूं तो केवल उसमें क्या होगा दोस्तों? छेद होगा। क्या होगा? छेद होगा। अगर उसी कांच में मैं पत्थर मारूं तो दोस्तों कांच क्या होगा? बिल्कुल टूट जाएगा, यानी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और गोली मारने पर क्या होगा? छेद होगा। क्या होगा दोस्तों? छेद होगा। ठीक है, अब क्यों होगा? इसका रीजन यह है दोस्तों, गोली आएगी अधिक वेग से, सीधा अटैक करेगी, छेद करके चला जाएगी। और जो पत्थर रहता है उसका वेग क्या होता है दोस्तों? कम होता है। ठीक है, यानी अगला एग्जांपल ले सकता हूं, किसी कांच को गोली मारने पर उस कांच में छेद हो जाता है, जबकि पत्थर मारने पर कांच चटक जाता है, यानी टूट जाता है, चटक जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला एक एग्जाम्पल हो रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट है। वो एग्जाम्पल कौन सा है दोस्तों? अगर कोई कांच है और कांच के ऊपर क्या रखा है? अगर कोई गिलास है। क्या है दोस्तों? गिलास है। और गिलास के ऊपर क्या रखा है? गत्ता रखा हुआ है। और गत्ते के ऊपर क्या रखा है दोस्तों? सिक्का रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? सिक्का रखा हुआ है। अगर हम गत्ते को हटाएंगे, एकदम से गत्ते को हटाएंगे तो जो उस पे जो सिक्का है वो कहाँ पे जाके गिरेगा दोस्तों? गिलास में जाकर गिरेगा। कहाँ पे जाके गिरेगा दोस्तों? गिलास में जाकर गिरेगा। यानी ये एग्जाम्पल अच्छा है और पूछा भी जाता है।
किसी गिलास के ऊपर, किसी गिलास के ऊपर एक गत्ता रखा हुआ है, गत्ता रखा हुआ है, गत्ता रखा हुआ है, और उस गत्ते के ऊपर, और उस गत्ते के ऊपर, उस गत्ते के ऊपर एक सिक्का रखा हुआ है दोस्तों। क्या रखा हुआ है? एक सिक्का रखा हुआ है। और जैसे ही हम गत्ते को हटाएंगे तो सिक्का कहां पे जाके गिरेगा दोस्तों? सिक्का गिलास में जाके गिरेगा। कहां पे जाके गिरेगा दोस्तों? सिक्का गिलास में जाकर गिरेगा। उस गत्ते के ऊपर एक सिक्का रखा हुआ है, रखा हुआ है। अगर हम गत्ते को, अगर हम गत्ते को एकदम से हटाते हैं, से हटाते हैं, तो सिक्का, तो सिक्का गिलास में जाकर गिरेगा दोस्तों। कहाँ गिरेगा? गिलास में जाकर गिरेगा। कहाँ गिरेगा दोस्तों? गिलास में जाकर गिरेगा। ठीक है दोस्तों। एक इंपॉर्टेंट और यहां से, जो बल की परिभाषा है वो हमें किस नियम से मिलती है? यानी क्वेश्चन पूछा जाता है बल की परिभाषा न्यूटन की गति के किस नियम से प्राप्त होती है? तो आंसर रहेगा हमारा दोस्तों प्रथम नियम से। इंपॉर्टेंट कर लेना दोस्तों इसको। न्यूटन की गति के, न्यूटन की गति के प्रथम नियम से, प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है, परिभाषा मिलती है। ठीक है दोस्तों, क्या मिलती है? न्यूटन गति के प्रथम नियम से हमें क्या मिलती है दोस्तों? बल की परिभाषा मिलती है। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा नियम आता है न्यूटन की गति का दूसरा नियम। कौन सा आता है दोस्तों? दूसरा नियम। दूसरा नियम कौन सा रहता है दोस्तों? बल व संवेग का नियम। बल व संवेग का नियम। बल व संवेग का नियम। ठीक है दोस्तों। यानी न्यूटन की गति का कौन सा नियम पढ़ रहे हैं हम? दूसरा नियम पढ़ रहे हैं। अब दोस्तों बल क्या होता है, किसके बारे में देखते हैं पहले। बल, फोर्स। यानी बल, सबसे पहले बताओ कि बल का कार्य क्या होता है। बल का कार्य क्या होता है? किसी वस्तु को अगर वो गतिशील है तो उसको स्थिर कर देता है, और वो स्थिर है तो उसको क्या कर देता है दोस्तों? गतिशील कर देता है। क्या कर देता है दोस्तों? गतिशील कर देता है। ठीक है। यानी मैं बल की परिभाषा लिख सकता हूं। बल की परिभाषा क्या लिख सकता हूं? किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर बाह्य बल, अगर कोई बाह्य पर, कोई बाह्य बल, बाह्य बल आरोपित होता है तो, आरोपित होता है तो उस वस्तु के, उस वस्तु के द्रव्यमान, उस वस्तु के द्रव्यमान व उस वस्तु में, उस वस्तु में बल की दिशा में, बल की दिशा में उत्पन्न, उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल के बराबर होता है। यानी बल
पूछे तो किसी वस्तु पर अगर कोई बाह्य बल आरोपित होता है, किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल आरोपित होता है तो उस वस्तु के द्रव्यमान व उस वस्तु में बल की दिशा में जो त्वरण उत्पन्न होता है उसके गुणनफल के बराबर क्या होता है, फोर्स होता है। कहने का मतलब F बराबर m इंटू ए। इसने क्या बोला, किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल आरोपित होता है तो उस वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण, क्या उत्पन्न त्वरण के गुणनफल, यानी F किसको दर्शाएगा, बल फोर्स बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण दोस्तों। यानी m किसको दर्शाएगा, द्रव्यमान को, किसको दर्शाएगा, द्रव्यमान को। a किसको दर्शाएगा दोस्तों, त्वरण को। यानी मैं फिर लिख सकता हूं कि बल का सूत्र, बल का सूत्र हमें न्यूटन की गति के, न्यूटन की गति के दूसरे नियम से मिलता है, दूसरे नियम से मिलता है, दूसरे नियम से मिलता है। ठीक है दोस्तों, बल की परिभाषा किससे मिलती है दोस्तों, न्यूटन की गति के पहले नियम से। किससे, न्यूटन की गति के प्रथम नियम से। सूत्र कहां से मिलता है हमें बल का, दूसरे नियम से। अब यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों, F बराबर ma, ये तो क्या हो गया, इसका सूत्र हो गया। इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों, फोर्स का मात्रक, यानी बल का मात्रक। तो मैंने मात्रक निकालना सिखाया था। द्रव्यमान को किस में लिखते हैं, मात्रक में केजी में लिखते हैं दोस्तों। किस में लिखते हैं, केजी में लिखते हैं। त्वरण का मात्रक क्या होता है दोस्तों, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है दोस्तों, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या रहेगा दोस्तों, लिख सकता हूं के जी एम पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर। या इसी को मैं लिख सकता हूं दोस्तों, दूसरा रूप इसका दे सकता हूं, यहां पे देख लेना, के जी एम सेकंड माइनस टू। अब ये -2 क्यों आया दोस्तों, क्योंकि ये पर सेकंड स्क्वायर है तो मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा और ये यहाँ पे प्लस का है तो किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा दोस्तों। किस में चला जाएगा, माइनस में। और यही क्या कहलाता है दोस्तों, न्यूटन कहलाता है। क्या कहलाता है, न्यूटन। यानी आपसे मैं बल का मात्रक पूछूं तो आप किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बता सकते हो, न्यूटन बता सकते हो। क्या बता सकते हो दोस्तों, न्यूटन बता सकते हो। अगली जो बात आती है इसकी विमा से, कि इसकी विमा क्या होती है दोस्तों। तो मैंने बोला हमको विमा के लिए MLT की आवश्यकता होगी। M किसको दर्शाएगा, द्रव्यमान को दर्शाएगा दोस्तों। द्रव्यमान कितना है हमारे पास, 1 है, तो M1। L किसको दर्शाएगा दोस्तों, लंबाई को दर्शाएगा। तो लंबाई मीटर कितने हैं, 1 है, M1 L1। T किसको दर्शाएगा दोस्तों, समय को दर्शाएगा। और समय कितना है हमारे पास, -2 या 2। अगर इसको अपॉन में ले जाऊं तो ये आएगा 2। और या इसको मैं दूसरा रूप लिख सकता हूं, M1 L1 T -2। चाहे इस रूप में आए और चाहे इस रूप में आए, दोनों आंसर क्या रहेंगे दोस्तों, सही रहेंगे। क्या रहेंगे, सही रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अगली बात ये आती है दोस्तों अगली बात ये आती है दोस्तों, जो बल है वो कैसी राशि है। तो दोस्तों बल सदिश राशि है। कैसी राशि है दोस्तों, बल सदिश राशि है। कैसी राशि है दोस्तों, बल यानी फोर्स, बल सदिश राशि है। कैसी राशि है दोस्तों, सदिश राशि है। यहां से याद करने के लिए बता रहा हूं दोस्तों, इसका मात्रक क्या हो गया, बल का मात्रक न्यूटन हो गया। इसी को लिखेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर दोस्तों। विमा हो गई इसकी दोस्तों, विमा क्या हो गई दोस्तों, M1 L1 T -2। ठीक है दोस्तों,
अगर इसका मैं CGS मात्रक पूछूं दोस्तों, CGS क्या पूछूं दोस्तों, CGS, तो CGS में किलोग्राम को किस में लिखा दोस्तों, ग्राम में, मीटर को किस में लिखा दोस्तों, सेंटीमीटर में, और सेकंड तो सेकंड रहेगा दोस्तों, है ना, यानी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसी को क्या कहते हैं, डाइन कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, डाइन कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, डाइन कहते हैं। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है दोस्तों, 10 की पावर 5 डाइन होता है। कितना होता है दोस्तों, 10 की पावर 5 डाइन। ठीक है, जब बल विपरीत दिशा में लगता हो तो उनके मध्य का जो कोण होगा, यानी उनकी दिशाओं के जो बीच का कोण होगा वो 180 डिग्री का होगा। कितना होगा दोस्तों, यानी मैं लिख सकता हूं, अगर जब बल विपरीत दिशा में लगता हो, विपरीत दिशा में लगता हो तो उनके मध्य कोण, तो उनके मध्य कोण 180 डिग्री का होगा दोस्तों। कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। अगर जब बल समान दिशा में लगता हो, कौन सी दिशा में दोस्तों, समान दिशा में लगता हो, तो बल कितने, यानी इनके मध्य कोण रहेगा 0 डिग्री का। कितने डिग्री का दोस्तों, 0 डिग्री का। अगली बात आती है जो दूसरा नियम है उसके उदाहरण से। दूसरे नियम से क्या, उदाहरण से। तो इसके जो उदाहरण आते हैं दोस्तों, सबसे पहला उदाहरण यही आता है, जब एक खिलाड़ी किसी गेंद को कैच करता है, क्या करता है, कैच करता है, तो वो अपने हाथों को उसी दिशा में ले जाएगा जिस दिशा में बॉल जा रही है, यानी पीछे की ओर लेता है। क्यों दोस्तों, क्योंकि अगर मान लो कोई बॉल आ रही है और मैं उसको यहाँ पे कैच करूँ, तो जैसे ही मेरे हाथ में पड़ेगी तो वापस उसी दिशा में जाएगी, तो छूट जाएगी और मेरे को चोट भी लगेगी। क्या होगा दोस्तों, चोट भी लगेगी। अगर मैं उसी बॉल को सीधे उसी दिशा में ले जाऊं तो उसका यानी जो वेग है वो कम हो जाएगा और चोट भी हमें कम लगेगी, हम आसानी से उस बॉल को पकड़ लेंगे। तो यानी मैं लिख सकता हूं पहला उदाहरण, मैं बोल रहा हूं दोस्तों, पहला उदाहरण हमारा क्या होगा, किसी गेंद को जब हम कैच करते हैं तो, कैच पकड़ते हैं तो हम अपने हाथों को उसी दिशा में ले जाएंगे, यानी अपने हाथों को पीछे की ओर, अपने हाथों को पीछे की ओर उसी दिशा में ले जाएंगे, उसी दिशा में ले जाएंगे जिस दिशा में गेंद जा रही है, ताकि हमें चोट कम लगे और गेंद को कैच आसानी से कर सके, ठीक है दोस्तों। दूसरा एग्जांपल ले लेते, दूसरा एग्जांपल क्या लेते हैं दोस्तों, हमारा दूसरा एग्जांपल होगा, अगर कोई खिलाड़ी लंबी कूद या ऊंची कूद रहा है तो वो मिट्टी को हल्का करेगा, यानी खोद के क्या करेगा, हल्का करेगा, ताकि उसे क्या हो, चोट कम लगे।
क्या हो दोस्तों, चोट कम लगे। यानी मैं लिख सकता हूं ऊंची या लंबी कूद ऊंची या लंबी कूद करने के लिए जमीन को खोदकर हल्का कर दिया जाता है, हल्का कर दिया जाता है ताकि चोट कम लगे, ताकि चोट कम लगे। ठीक है दोस्तों, ताकि चोट कम लगे। अगला एग्जाम्पल रहता है दोस्तों, टेनिस की तुलना में टेनिस गेंद की तुलना में क्रिकेट की गेंद से अधिक चोट लगती है, अधिक चोट लगती है। ठीक है दोस्तों, टेनिस गेंद की तुलना में क्रिकेट की गेंद से क्या होता है दोस्तों, अधिक चोट लगती है। यानी इसका एग्जांपल देख लो, अगर कोई गेंद को हम कैच कर रहे हैं तो वहाँ पे नहीं रखेंगे दोस्तों, हाथों को हम पीछे की ओर ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे दोस्तों, पीछे की ओर ले जाएंगे, क्योंकि जिस समान वेग से यानी जिस वेग से बॉल आ रही है, अगर उसी वेग पर अगर हमारे हाथ क्या रहेंगे, स्थिर रहेंगे। जैसे मैं कैच करूँगा, मेरे हाथ यहाँ पर स्थिर रहेंगे, तो मेरे हाथ में जैसे बॉल आएगी तो वापस उसी दिशा में चल जाएगी, कैच छूट भी जाएगा और मेरे हाथ को चोट लगी भी जाएगी। तो इसलिए हम जब कैच करते हैं तो हमारे हाथों को बॉल की उसी दिशा में ले जाते हैं, ताकि उस बॉल का वेग भी कम हो सके और हमारी चोट भी कम लग सके, गेंद को हम आसानी से पकड़ सके। ठीक है दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल ये आता है, जब हम ऊंची या लंबी कूद कूदते हैं तो हम जमीन को हल्का कर लिया, यानी उसको फावले वगैरह से या कुछ ऐसी चीज़ से खोदते हैं और ज़मीन को क्या कर लेते हैं, हल्का कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं दोस्तों, हल्का कर लेते हैं, ताकि हमें चोट कम लगे। अगली बात, टेनिस गेंद की तुलना अगर हम क्रिकेट की गेंद से खेलते हैं, यानी टेनिस गेंद की, एक तो टेनिस गेंद से खेलते हैं, क्रिकेट की गेंद से खेलते हैं, तो जब हमें चोट लगती है तो टेनिस गेंद की तुलना से बजाय क्रिकेट की गेंद से हमें अधिक चोट लगती है। किससे, क्रिकेट की गेंद से। ठीक है, अगली बात ये आती है दोस्तों, संवेग। अब बात ये आती है दोस्तों, संवेग किसे कहते हैं, संवेग किसे कहते हैं। इंग्लिश में देखें तो दोस्तों मोमेंटम। संवेग, संवेग क्या होता है दोस्तों, संवेग, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों इसके सूत्र से। किसके सूत्र से, संवेग के सूत्र से। संवेग क्या होता है, किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान व वेग का गुणनफल क्या कहलाता है दोस्तों, संवेग कहलाता है। क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग का गुणनफल किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग का गुणनफल ही संवेग कहलाता है। क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, संवेग कहलाता है। यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान है और उस वस्तु का वेग है, वो उसका दोनों का गुणनफल क्या कहलाएगा, संवेग कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, संवेग। संवेग को m से भी लिख सकते हैं और p से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं p से लिख रहा हूं, p बराबर लिख सकता हूं मैं m इंटू वी, m इंटू वी। यानी किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग का गुणनफल, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाएगा दोस्तों, संवेग कहलाएगा। ये तो इसका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, सूत्र। अब इसका जो मात्रक निकालते हैं संवेग का, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी, इंटू वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो कुल मिला के मात्रक क्या हुआ दोस्तों,
kgm पर सेकेंड। क्या हुआ दोस्तों? kgm पर सेकेंड, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यहाँ से इसकी विमा पूछी जाती है दोस्तों। इसकी विमा क्या होती है? क्या पूछा जाता है दोस्तों? विमा पूछी जाती है। तो इसकी विमा क्या होती है दोस्तों? मैंने फिर वही बोला, mlt। m किसको दर्शाएगा? किलोग्राम को। किलोग्राम कितने हमारे पास? 1 है, यानी 1 है। m1 l कितना है? 1 है। t वही सेकंड में कितने है? 1 है, ऊपर जाएंगे तो -1, या इसको लिख सकता हूं m1 l1 अपॉन t1, कोई सा भी लिख सकता हूं। ठीक है दोस्तों। संवेग किसे कहते हैं? किसी वस्तु के द्रव्यमान में वेग का गुणनफल ही क्या कहलाता है दोस्तों? संवेग कहलाता है। अगली बात दोस्तों, संवेग कैसी राशि है? तो संवेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। कैसी राशि है दोस्तों? सदिश राशि है। हो गया संवेग। किसी वस्तु के द्रव्यमान में वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। अगला हमारा टॉपिक रहता है आवेग। क्या रहता है दोस्तों? आवेग। अगला लेते हैं हम आवेग, यानी संवेग के साथ साथ मैं आवेग पढ़ा रहा हूं। इंपल्स। क्या? इंपल्स क्या होता है दोस्तों? इंपल्स। अगला टॉपिक कौन सा रहता है दोस्तों? आवेग। कौन सा रहता है? आवेग। यानी संवेग के साथ साथ हम क्या पढ़ रहे हैं? आवेग। आवेग क्या होता है? यानी इंग्लिश में बोलते हैं इंपल्स। बल व समय का गुणनफल क्या कहलाता है? आवेग कहलाता है दोस्तों। क्या? बल व समय का गुणनफल ही आवेग कहलाता है। बल व समय का गुणनफल ही आवेग कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? आवेग कहलाता है। यानी मैं आवेग का सूत्र लिख सकता हूं दोस्तों। आवेग बराबर बल इंटू समय। अब बात ये आती है दोस्तों, इसका मात्रक निकालो। क्या निकालो? मात्रक। बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो बल का मात्रक वैसे बोलो तो न्यूटन होता है, लेकिन हम इसको लेते हैं न्यूटन को किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू समय का मैं ले रहा हूं दोस्तों सेकंड ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? सेकंड ले रहा हूं। अब एक बात बताओ दोस्तों, इसको मैंने इस फॉर्मेट में लिखा था किलोग्राम मीटर सेकंड -2 इंटू सेकंड करूं तो ये सेकंड प्लस का है, ये 2 सेकंड माइनस के है। -2 में से +1 जाएगा तो -1 बचेंगे। तो इसका कुल मिला के जो मात्रक निकलता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। किलोग्राम मीटर पर सेकंड। यानी कहने का मतलब जो संवेग का मात्रक रहेगा वही किसका मात्रक रहेगा दोस्तों? आवेग का रहेगा। किसका रहेगा? आवेग का। अब जब मात्रक एक है तो विमा भी क्या रहेगी? एक ही रहेगी। यानी इसकी विमा रहेगी m1 l1 t-1। तो आपसे सीधा सीधा पूछा जाता है आवेग और संवेग का मात्रक क्या होता है? दोनों का मात्रक क्या होता है? समान होता है दोस्तों। आवेग प्लस संवेग दोनों का मात्रक व विमा समान होती है दोस्तों। क्या होती है? समान होती है। ठीक है, आज के लिए हमारी क्लास इतना ही रहेगी दोस्तों। जो न्यूटन की गति का तीसरा नियम है उसको हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगे तो आपको एक छोटा सा काम करना है। आपको अपने जो दोस्त हैं उनके पास इसको शेयर करना है और सब्सक्राइब करवाना है और लाइक करवाना है। जय हिंद, जय भारत।